Welcome to the YouTube channel of GPS Career. Click the subscribe button and share the video. Today's topic is Tribal Daikus and the Vision of Golden Age by Murtaza Ali, Lecture 2, Class 8th. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to the EGPS YouTube channel. तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे ट्राइबल्स अपनी ज़िंदगी जीते थे। जैसे कि उसमें हमने देखा था मेनली 4 ट्राइबल ग्रुप्स थे। एक थे झूम कल्टीवेटर्स जो झूम कल्टीवेशन करते थे या शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे कहते हैं, और दूसरे थे हंटर्स और गैदरर्स जो एनिमल्स को हंट करते थे, जंगलों में एनिमल्स की शिकार करती थी, और तीसरे थे एनिमल हर्डर्स, और चौथे थे सेटल्ड कल्टीवेटर्स। तो इन 4 ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये लोग अलग अलग तरीक़े से अपनी ज़िंदगी जीते थे। तो इस वीडियो में आज मेनली हम बात करेंगे दोस्तों कि ट्राइबल्स पर क्या असर पड़ा कॉलोनियल रूल के चलते, कॉलोनियल गवर्नमेंट के चलते ट्राइबल्स की ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ रहा था, उनकी ज़िंदगी कैसे मुतासिर हो रही थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की वजह, कॉलोनियल रूल की वजह से। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले कि ट्राइबल चीफ्स के साथ क्या होता है, ट्राइबल चीफ्स की ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे जो झूम कल्टीवेटर्स थे या जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, उनकी ज़िंदगी कैसे बदल रही थी, कैसे वो लोग कैसे उनको जंगलों से दूर किया जा रहा था, कैसे उनसे उनकी सर्वाइवल छीनी जा रही थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि जो फॉरेस्ट लॉस ब्रिटिश द्वारा बनाए गए थे उनसे ट्राइबल्स की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहे थे, उनसे ट्राइबल्स की ज़िंदगी जो है वो कैसे बदल रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ट्राइबल चीफ्स के बारे में, उनकी ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ रहा था कॉलोनियल रूल का, कॉलोनियल हुकूमत का या ब्रिटिश हुकूमत का, उन पे क्या असर पड़ रहे थे। तो दोस्तों ट्राइबल चीफ्स एक्चुअली काफ़ी इम्पोर्टेंट लोग माने जाते थे ट्राइबल ग्रुप्स में या ट्राइबल रीजन्स में। ट्राइबल चीफ्स को एक बहुत ही आला दर्जा हासिल था, उनको ट्राइबल्स का मुखिया माना जाता था, एक्चुअली उनको ट्राइबल्स का लीडर कहा जाता था। वही जितने भी एक्टिविटीज़ ट्राइबल एक्टिविटीज़ होता था वो एडमिनिस्टर करते थे, वो ट्राइबल चीफ्स एडमिनिस्टर करते थे। उनको एक सर्टेन इकोनॉमिक पावर होता था, वही कंट्री को वही ट्राइबल रीजन्स को एडमिनिस्टर करते थे, वही ट्राइबल रीजन्स पे कंट्रोल रखते थे। तो ये सब राइट्स जो है वो ट्राइबल चीफ्स को होता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको मेयर पपेट बना दिया, उनकी पूरी अथॉरिटी को उनसे छीन लिया। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म हो रही थी। जो राइट्स वो लोग पहले एंजॉय करते थे, कॉलोनियल रूल से पहले एंजॉय करते थे, वो कॉलोनियल टाइम पे एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले उनकी कहीं कहीं तो जो ट्राइबल्स की अपनी एक पुलिस होती थी, अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता था, अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वो अपने हिसाब से अपनी ट्राइबल्स को चलाते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानून जो है ज़बरदस्ती उन पर लागू कर दिए गए, उनके हिसाब से चलना पड़ा। अब ट्राइबल चीफ्स का काम ये था कि वो ट्राइबल्स को ब्रिटिशर्स के कहने पर ट्राइबल्स को डिसिप्लिन करे। अब ये ट्राइबल चीफ्स का काम होता था। उनकी एक अपनी आइडेंटिटी थी पहले, उनका एक अपना वो लोग उनके पास अपना पावर होता था, वो एंजॉय करता था, अपना पावर एंजॉय करता था। अब ऐसी कोई चीज़ उनके पास नहीं थी। अब ब्रिटिश की कही हुई बातों के हिसाब से उनको काम करना होता था। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि उनकी आइडेंटिटी जो थी बिल्कुल ख़त्म हो रही थी। उनकी अथॉरिटी जो थी, जो पहले वो एंजॉय करती थी, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनका ख़त्म हो गया था। अब एक ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन था उनका पहले, अब वो ख़त्म हो चुका था। तो ट्राइबल चीफ्स जो थे वो मियरली पपेट्स बन गए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा। तो ये हालत थे दोस्तों ट्राइबल चीफ्स का। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं झूम कल्टीवेटर्स की।
जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उनकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीली आ रही थी ब्रिटिश हुकूमत के चलते, उनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो दोस्तों जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते थे ऐसे लोगों से जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता हो। फॉर एग्जांपल जो जूम कल्टीवेटर्स हो गया या जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हो गया, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। हंटर गैदरर्स हो गया, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उनका कोई एक सेटल्ड एग्रीकल्चरल एरिया नहीं था या उनकी कोई एक परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी। तो ऐसे लोगों से जो ब्रिटिशर्स जो थे वो काफ़ी अनहैप्पी थे, वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते थे। दोस्तों उसके दो रीज़न थे क्यों वो अनकंफर्टेबल फील करते थे। पहले तो ये कि जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं जो लोग, उनको कंट्रोल में रखना या उन पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना काफ़ी मुश्किल होता है बनिस्बत उनके जो एक जगह पर सेटल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पीजेंट कल्टीवेटर्स हो गया, वो एक जगह पे सेटल्ड रहते हैं, तो उनके लिए उन पर कंट्रोल जमाना, उन पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना वो काफ़ी आसान होता है। तो एक रीज़न ये था। तो दूसरा रीज़न दोस्तों एक सोर्स ऑफ स्टेट इनकम माना जाता है, सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है, जैसे कि पीजेंट कल्टीवेटर्स को। तो ब्रिटिशर्स ये चाहते थे जितने भी जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे या हंटर गैदरर्स थे, जितने भी ऐसे ट्राइबल्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, वो एक जगह सेटल हो जाए, वो सेटल्ड पीजेंट्स बने, वो इनफैक्ट पीजेंट कल्टीवेटर बने। वो ब्रिटिशर्स ये चाहते थे क्योंकि उनसे क्या होता था, उससे ये होना था कि उनका रेवेन्यू जो होता है वो बढ़ना था ब्रिटिशर्स का। क्योंकि जो पीजेंट कल्टीवेटर्स क्या करते थे, अपने प्रोडक्शन का कुछ शेयर, कुछ परसेंटेज जो है एज ए ट्रिब्यूट ब्रिटिश गवर्नमेंट को या कॉलोनियल गवर्नमेंट को पे करते थे। तो इसीलिए वो चाहते थे जो पीजेंट कल्टीवेटर बने, ये जो ट्राइबल्स जो है हंटर गैदरर ना रहे, ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ना रहे। तो इसीलिए ये चाहते थे कि ये पीजेंट कल्टीवेटर्स बने। तो दोस्तों इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लैंड सेटलमेंट्स भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। फॉर एग्जांपल किसी को उन्होंने, बहुत सारे ट्राइबल्स को उन्होंने लैंड ओनर्स डिक्लेयर कर दिया, उनके अपनी ज़मीन दे दिए गए, और बहुत सारों को टीनेंट्स बनाए गए। मींस उनके पास अपना ज़मीन नहीं होता है टीनेंट्स के पास, वो लैंड ओनर्स के या ज़मींदार के ज़मीनों पर काम करते हैं। ज़मींदार जो अपनी ज़मीन जो है रेंट पर देते हैं टीनेंट्स को, और उससे वो इस्तेमाल करते हैं, टीनेंट्स इस्तेमाल करते हैं। बदले में प्रोडक्शन से ज़मींदार जो है वो ट्रिब्यूट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को या कॉलोनियल गवर्नमेंट को अदा करते थे। तो होता क्या है दोस्तों, इस वजह से बहुत सारे ट्राइबल्स जो है वो सेटल्ड होने की भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो जूम कल्टीवेटर्स थे उनके लिए सेटल्ड होना इतना आसान नहीं था। बहुत सारे जूम कल्टीवेटर्स ने सेटल होने की कोशिश भी की। जब ब्रिटिशर्स ने उनको जूम कल्टीवेटर्स को सेटल करने की कोशिश की, वो काफ़ी हद तक नाकाम रहा, क्योंकि जो एरिया था जहाँ पर वो लोग सेटल्ड हो रहे थे, वहाँ ना सफिशेंट वाटर था, ना पानी की अवेलेबिलिटी थी, पानी बिल्कुल स्केर्स था, पानी की बिल्कुल किल्लत थी, और सॉइल जो था वो काफ़ी ड्राई था, और वहाँ से प्रोडक्शन जो आना था वो इतना नहीं था प्रोडक्शन जितना आना चाहिए था, जितनी की एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो प्रोडक्शन जो था वो बहुत कम था, इसीलिए उन लोगों से नहीं हो रहा था सेटल्ड एग्रीकल्चर या पीजेंट कल्टीवेशन, उनसे कल्टीवेशन वो नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत सारों ने इसी जूम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया, जूम कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखा। उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट के साथ प्रोटेस्ट किया, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और जूम कल्टीवेशन को लगातार प्रैक्टिस करना जारी रखा। तो एक तरह से जो जूम कल्टीवेटर्स थी उनकी लिवलीहुड छीनी जा रही थी, उनकी एक तरफ से उनको उनकी घर से बेघर किया जा रहा था, क्योंकि जंगल्स जो है मेन सोर्स माना जाता है, उनके लिए काफ़ी प्राइमरी सोर्स माना जाता है। वहीं पे वो लोग ठहरते हैं, वहीं पे वो लोग बसे हुए होते हैं, वहीं पे वो लोग कामकाज करते हैं। तो उनसे उनकी ये सोर्स जो थी वो छिन रही थी। तो जूम कल्टीवेटर्स के लिए काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। जूम कल्टीवेटर्स की ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आ रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा या कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा। तो हमारा तीसरा पॉइंट है दोस्तों, फॉरेस्ट लॉस एंड देयर इम्पैक्ट्स। फॉरेस्ट लॉस का क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े, कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून का क्या क्या
इम्पेक्ट्स पड़े ट्राइबल्स पर, कैसे वो लोग मुतासिर हो रहे थे इन कानूनों के चलते, तो इस पर हम बात करेंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते हैं जो जंगल थे या फॉरेस्ट्स थे वो चीफ सोर्स ऑफ सर्वाइवल था ट्राइबल्स के लिए, चीफ सोर्स ऑफ लिवलीहुड था। वहीं मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स जो है वो जंगल में ही रहते थे, जंगल से ही वो लोग को फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस को जमा करते थे, जंगल में ही वो लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे, जंगल में ही वो लोग जूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करती थी। तो ज़्यादातर ट्राइबल्स के लिए जंगल जो था वो एक घर जैसा था, उनके लिए एक रहाइशगाह जैसा था। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून से क्या हो रहा था, उनकी ये घर जो है वो उनसे छीन रही थी, उनकी आइडेंटिटी जो थी वो ख़त्म हो रही थी। जैसे कि अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फॉरेस्ट्स को अब स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। अब कोई भी जंगल में ऐसे नहीं घूम सकते थे, कोई भी जंगली जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स है उनको कलेक्ट नहीं कर सकते थे। और कुछ जंगलों को तो रिजर्व फॉरेस्ट्स क्लासिफाई किया गया, उसकी कैटेगरी में रखा गया रिजर्व फॉरेस्ट्स की। वो ऐसे जंगल थे, वो ऐसे फॉरेस्ट्स थे जहां से अच्छे क्वालिटी के या उम्दा क्वालिटी के जो टिम्बर्स थे वो प्रोड्यूस होते थे, जो ब्रिटिशर्स को चाहिए था। इनफैक्ट रेलवे ट्रैक्स के लिए या दूसरी पर्पसेस के लिए उनको चाहिए था। तो उन जंगलों को उन्होंने अब डिक्लेयर कर दिया कि ये रिजर्व फॉरेस्ट्स है। इनमें अब पहले की तरह जूम कल्टीवेटर्स या हंटर गैदरर्स जो है वो फ्रीली नहीं घूम सकते हैं, आज़ादी से नहीं घूम सकते हैं। इन जंगलों में अब वो लोग जूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, हंटिंग गैदरिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट्स है। तो ऐसे कानून बनाए जिनके चलते जो ट्राइबल्स थे उनकी एक्सेसिबिलिटी जो ही वो कम हो रही थी और गवर्नमेंट को ज़्यादा राइट मिल रहा था जंगलों के ऊपर, और ट्राइबल्स की राइट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो रही थी। तो होता क्या है दोस्तों, कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने अब यहाँ पे जूम कल्टीवेशन रोक दी, जूम कल्टीवेशन की प्रैक्टिस को बिल्कुल रोक दिया गया। इससे रिजर्व फॉरेस्ट्स में या जो फॉरेस्ट्स को अब स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, तो उसमें सभी ट्राइबल एक्टिविटीज़ को रोक दिया गया। तो उसके चलते एक तरह से ब्रिटिशर्स को भी नुकसान हो रहा था, क्योंकि जो रिजर्व फॉरेस्ट्स में टिम्बर थी उसको उनको काटने के लिए, उन दरख्तों को काटने के लिए उनको लेबरर की ज़रूरत थी, जो सिर्फ जंगली लोग ही कर सकते थे, जंगल में रहने वाले लोग कर सकते थे। अब उनको लेबर शॉर्टेज हो रही थी, अब उनको लेबर नहीं मिल रहा था। तो इसलिए वो लोग एक सॉल्यूशन के साथ आए। सॉल्यूशन उन्होंने क्या निकाला कि उन्होंने कुछ लोगों को, कुछ ट्राइबल्स को जूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी। छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े उनको दे दिया और कहा गया कि आप लोग इन पर जूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन एक कंडीशन पे। कंडीशन ये थी दोस्तों कि जो गांव में ट्राइबल्स रह रहे थे वो लोग उनको एज ए लेबरर काम करे, उनको लेबर के तौर पर काम करे, वो उनसे लेबर जो है वो उनको लेबर प्रोवाइड करे, जो गांव में लोग रहते हैं वो उनको लेबर दे दे। इस कंडीशन पर उनको जूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी गई। तो होता क्या है दोस्तों, बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं होती है, थोड़ा सा जूम कल्टीवेशन की प्रैक्टिस जो है वो जंगलों में रहता है इस लेबर के चलते। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बाद में बहुत सारे फॉरेस्ट विलेज इस्टेब्लिश किए और लगातार वहाँ से उनको चीप लेबर सप्लाई हो रहे थे। तो जो फॉरेस्ट लॉस थे उनके चलते ट्राइबल्स की ज़िंदगी जो है बहुत मुतासिर हो रही थी। उनको एक तो एक्सेसिबिलिटी कम हो रही थी जंगल्स में, उनकी राइट जो है वो ख़त्म हो रही थी, उनको अपने एक तरह से ये कहा जा सकता है कि उनको उनके घरों से निकाला जा रहा था। तो बहुत किस्म के ऐसे ट्राइबल्स भी थे। बाद में उन्होंने ओपन रिवोल्ट किया, उन्होंने बगावत किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़।
खिलाफ, जैसे कि संथल रिबेलियन हुआ, उसी तरह बिरसा मुंडा ने भी रिवोल्ट किया था। वो बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स होने लगे ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के पहले हाफ में बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स होने लगे। वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके एरियाज़ में उनके एक्सेसिबिलिटी को ख़त्म कर रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको एक तरह से उनको उनके घरों से निकाला जा रहा था, इसीलिए बहुत बड़े पैमाने पर ट्राइबल रिवोल्ट भी हो रहे थे। तो दोस्तों ये थी हमारा आज का विषय जिस पर हमने डिस्कस की। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बिरसा मुंडा ने रिवोल्ट किया, उसकी रिवोल्ट की क्या क्या फ्यूचर्स थी, और कैसे ट्राइबल्स जो है ट्रेड से घबराते थे, मनी लेंडर्स से, ट्रेडर्स से, कैसे वो लोग अपने आप को बचा के रखते थे, कैसे उनसे अपने आप को अलग रखना चाहते थे। उन सब के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Thank you for watching patiently. Stay home, stay safe. Thank you.